हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। और जैसा कि आप सबको पता होगा, हमने DT+B TGT सोशल साइंस की एक सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं DT+B द्वारा सोशल साइंस में, तो उसे हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो आई होप आप सब प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि DT+B ने एग्ज़ाम्स लेने स्टार्ट कर दिए। तो विद इन 2 मंथ्स, मतलब कि अगर आप लगाएं तो सितंबर अक्टूबर में क्या हो सकता है, जो हमारा TGT का एग्ज़ाम जो SST का है वो कंडक्ट हो सकता है। तो आई होप आप सबकी प्रिपरेशन कॉन्टिन्यूटी में चल रही होगी। और हमारे पास कितना टाइम है, विद इन 1 to 2 मंथ्स का टाइम है। सो ये जो पेपर है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ, ये 9 सितंबर 2021 में डिस्कस किया गया था। और लास्ट पेपर अगर आपको पता हो तो 2021 में ही DT+B द्वारा कंडक्ट किया गया था। और ये पेपर हमारा शिफ्ट 1 का है। और मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर को डिस्कस कर रखा है। तो अगर आपने मेरी वीडियोस को नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लें, क्योंकि आपको पता है कि PYQs क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे एग्ज़ाम को क्रैक करने में। और जो वीडियोस देख रहे हैं, आप लोगों में से बहुत सारे लोग वीडियोस देख रहे हैं, आपको पता चल रहा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चंस का लेवल क्या है। और अगर मैं आपको बताऊं तो मतलब कि जो PYQs हैं क्या वो रिपीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो आपको उसमें पैटर्न पता चल जाएगा। सो इसलिए भी आप क्या करें, उन वीडियोस को ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो TGT सोशल साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम सीरीज़ को। सो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 80 तक डिस्कस कर लिया था। हमारा 80 क्वेश्चन क्या था, इंडिया में इन इंडिया इलेक्शन टू द पंचायत वर हेल्ड, मतलब इंडिया में इलेक्शन जो पंचायत के होते हैं वो कितने टाइम पीरियड के लिए होते हैं, जिसका राइट आंसर क्या था, 5 ईयर्स के लिए होते हैं। सो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 81। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग सोशल डेमोक्रेसी, यानी सोशल डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो आपको डेमोक्रेसी पता होगा क्या होता है, इसको हम एक लाइन के थ्रू समझ सकते हैं कि टू द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, यानी जनता के लिए, जनता के द्वारा, जो मतलब कि कोई रिप्रेजेंटेटिव या फिर किसी को वो किया जाए, डिसाइड किया जाए या फिर इलेक्ट किया जाए। सो उसमें क्या होता है, वो डेमोक्रेसी का डेफिनेशन है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा है, सोशल डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू इक्वालिटी, यानी सामाजिक लोकतंत्र समानता के प्रति एक मजबूत प्रतिबद्धता का पर आधारित है। एंड सेकेंड है हमारा, सोशल डेमोक्रेट्स सपोर्ट द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट बेस्ड ऑन रीडिस्ट्रीब्यूशन, यानी सामाजिक लोकतंत्र पुनर्वितरण के आधार पर कल्याणकारी राज्य के विचार का समर्थन करते हैं। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि जो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स हमें गिवन है, ये दोनों क्या है, सोशल डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग क्या है, करेक्ट ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 82। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ सोशलिस्ट डेमोक्रेसी, यानी इनमें से कौन सा एक सोशलिस्ट डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल नहीं है। ऑप्शन है हमारे पास, डिस्पोटिज्म यानी स्वेच्छाचारिता, मोरलिज्म नैतिकवाद, रैशनलिज्म बुद्धिवाद, या हमारा हो जाएगा एजिलिटेरियनिज्म यानी समानतावाद। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि हमने डिस्कस किया था कि सोशल डेमोक्रेसी में क्या होता है कि उसमें हमें क्या मिले, जो इलेक्शन हो और सबको प्रॉपर राइट्स मिले, इक्वल राइट्स मिले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज़ डिस्पोटिज्म, यानी स्वेच्छाचारिता इसमें नहीं चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटिंग द चीफ इलेक्शन कमीशन इन इंडिया, यानी कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं हमारे, जो इलेक्शंस को कंडक्ट करते हैं इंडिया में, उनको कौन अपॉइंट करता है। सो ऐसे बहुत सारी पोजीशंस होती हैं जिनको लोग अपॉइंट करते हैं। तो इनको कौन अपॉइंट करता है, ऑप्शन है हमारे पास, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के महान्यायवादी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति, या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी प्रधानमंत्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी चीफ इलेक्शन ऑफिसर जो होते हैं, कमिश्नर जो होते हैं, उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 84। इन द ईयर 1959 द रॉयल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल वॉज ड्राफ्टेड बाय, यानी 1959 में नेपाल का जो रॉयल डेमोक्रेटिक संविधान था उसका मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया था? किंग बीरेंद्र के द्वारा, किंग महेंद्र के द्वारा, किंग नारायण शाह के द्वारा या फिर किंग त्रिभुवन के द्वारा? सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किंग महेंद्र के द्वारा। जो नेपाल का रॉयल डेमोक्रेटिक संविधान का मसौदा था वो किंग महेंद्र के द्वारा ड्राफ्ट किया गया था। और किस ईयर में किया गया था? 1959 में ड्राफ्ट किया गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रेनेक्रेसी इन नेपाल? फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, द राणा रूलर्स कोडिफाइड द नेपालीज लॉ थ्रू मुलुकी एन विच इन प्रिंसिपल अज्योर्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है हमारा, राणा शासकों ने मुलुकी एन के माध्यम से नेपाली कानून को संहिताबद्ध किया, जिसने सिद्धांत रूप में कानून के समक्ष समानता का आश्वासन दिया। या द राणा रूलर्स अबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ सती इन 1920, यानी जो राणा शासक थे उन्होंने 1920 में सती प्रथा को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो बोथ स्टेटमेंट्स हैं हमारे किससे रिलेटेड? राणा क्रेसी इन नेपाल क्या है? सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 86। इन इंडिया द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट एज एक्ट किस टाइम पे पास हुआ था? यानी जो 72वां संविधान संशोधन है वो कौन से ईयर में पास हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा? 1976 में क्या किया गया था? इसको लागू किया गया था, यानी पारित किया गया था। सो डिस्कस करते हैं थोड़ा 42nd अमेंडमेंट को जान लेते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। और एक्ट पास बाय पार्लियामेंट ऑन 11 नवंबर 1976, यानी कई बार आपसे डेट्स, स्पेसिफिक डेट्स भी पूछ लेता है। सो इसके लिए आप इसको याद रखेंगे। 3 न्यू वर्ड्स ज्वाइन किए गए थे या फिर ऐड किए गए थे किसमें? हमारे प्रेम्बल में। वो वर्ड्स कौन से थे? सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, जिसे हम SIS यानी सिस के नाम से याद कर सकते हैं। ऐसे होगा हमारा सोशलिस्ट, सेकंड से इंटीग्रिटी एंड थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? सेक्युलर। तो कई बार ऑप्शन में आपको सोशलिस्ट, सेक्युलर और सोशलिस्ट दे देगा और सेक्युलर की जगह आपको जो हमारा सेक्युलरिज्म है वो भी ऑप्शन में दे सकता है। तो आप इसको इससे याद रखेंगे। एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो इसमें जोड़ी गई थी, जो कि किस में है? पार्ट 4A में इनको ऐड किया गया था। ओके, सो ये हमारा क्या है? 42nd अमेंडमेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 87। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, दिस प्रोविज़न इज स्टेटेड बाय विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? यानी किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा आपको बताया जाता है? आर्टिकल 18, 21, 25 या फिर आर्टिकल 16? सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्टिकल 21। चलते हैं नेक्स्ट। थोड़ा आर्टिकल अगर हम देखें तो आर्टिकल 2 फ्रीडम किसमें है हमारा? 19 से लेके 21 में। तो 19 आर्टिकल किसके बारे में डील करता है? 6 फ्रीडम हमें राइट्स मिले हुए हैं। 6 में जैसे 1 में क्या डील करता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी हमें बोलने की और हमें एक्सप्रेस करने की आज़ादी है। 2 में बात फर्स्ट बी में पार्ट करता है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, मतलब हम कहीं भी असेंबल हो सकते हैं बट विदाउट आर्म्स। और हम क्या कर सकते हैं? एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, कॉपरेशन बना सकते हैं, हम मूव कर सकते हैं कहीं भी। मूवमेंट की हमें क्या आज़ादी है? ये डी में दिया गया है। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड सेटलमेंट्स, कहीं पर भी हम सेटल हो सकते हैं, कहीं पर भी हम रिसाइड कर सकते हैं। एंड एफ वाला पार्ट क्या करता है? डिलीटेड बाय 44th अमेंडमेंट। तो जो एफ वाला पार्ट है वो 44th अमेंडमेंट के द्वारा क्या कर दिया गया था? डिलीट कर दिया गया था। इससे नेक्स्ट क्या हमारा? जी है।
प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, तो इसको आप याद रखेंगे क्योंकि ये भी कई बार पूछ लेता है। तो ये क्या कहता है कि हमें स्पीच और एक्सप्रेशन की आज़ादी है, हम असेंबल हो सकते हैं पीसफुली, कहीं पर भी एसोसिएशन बना सकते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं और कहीं भी स्टे कर सकते हैं या सेटल हो सकते हैं। और एफ वाला पोर्शन डिलीट कर दिया गया था। और जी क्या कहता है हमें, हम कोई भी प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन या कोई भी बिजनेस हम क्या कर सकते हैं। तो ये किस में हमें दिया गया, आर्टिकल 19 में दिया गया है। देन हम आर्टिकल 20 की बात करते हैं, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस, यानी हमें जैसे कोई हमें डिटेन नहीं कर सकता है, उसके अगेंस्ट क्या है, हमें लाइफ मिला राइट मिला हुआ है। सो एंड आर्टिकल 21 क्या करता है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी कौन से आर्टिकल में डील होता है, हमारा आर्टिकल 21 में। और इसी में 21A में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हमारा ऐड किया गया था, राइट टू एजुकेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, जो हमारे एरिया में बच्चे हैं उनको 6 to 8 क्या होगी, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। एंड लास्ट है हमारा आर्टिकल 22 जो किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है, आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन। अगर कोई आपको धोखाधड़ी में अरेस्ट करता है, डिटेन करता है, तो उसके अगेंस्ट आपको क्या करता है, ये राइट्स प्रोवाइड करता है। सो ये थे हमारे कुछ राइट्स जो कि किसके अंदर आते हैं, राइट टू फ्रीडम के अंदर आते हैं। और ये कहाँ तक डील करते हैं, आर्टिकल 19 से लेकर 20 तक डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारे 6 के 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो पार्ट 3 में आते हैं। राइट टू इक्वालिटी डील करता है 14 से लेकर 18 तक। राइट टू फ्रीडम 19 to 22। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23, 24। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो किसमें है, आर्टिकल 29 एंड 30 में। एंड लास्ट वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो कि किस आर्टिकल में डील होता है, आर्टिकल 32 में। इसी आर्टिकल को भीमराव अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल भी कहा है। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। अरेंज द गिवन की टर्म्स एज दे अपीयर इन द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। तो सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट, इन्हें हमें क्या करना है, सीरीज वाइज में लगाना है कि पहले सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट, इन तीनों में प्रेम्बल में सबसे पहले क्या आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर RPQ, यानी सबसे पहले आता है सोशलिस्ट, देन आता है सेक्युलर, देन आता है हमारा डेमोक्रेटिक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 89। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी DPSP जो है हमारे इंडिया का, ये डील करता है हमारा पार्ट 4 में एंड आर्टिकल 36 to 51 इसमें आते हैं। ओके, सो भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देश तत्वों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, दे आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, यानी किसी भी अदालत द्वारा लागू करने योग्य नहीं है ये। दिस प्रिंसिपल आर अप्लाइड टू मेक लॉ इन स्टेट, यानी इन सिद्धांतों को किसी राज्य में कानून बनाने के लिए लागू किया जाता है। आर्टिकल 51 स्टेट द लास्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अनुच्छेद 51 जो है 51 संविधान में अंतिम निर्देशक सिद्धांत बताता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, यानी कि तीनों स्टेटमेंट जो है हमारे सही हैं किसके रिगार्डिंग, DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के रिगार्डिंग। सो और ये कहाँ से लिया गया था, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो जो हमारे DPSP हैं इनको मतलब कि इन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। हालांकि ओरिजिनली ऐसा कोई डिवीज़न नहीं है, लेकिन लर्न करने के लिए हम 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं। पहला क्या हो जाता है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल, जिसमें ये सारे आर्टिकल्स डील करते हैं। फिर आता है हमारा गांधीयन प्रिंसिपल्स, जिन पे ये वाले आर्टिकल्स डील करते हैं। एंड थर्ड हमारा क्या हो जाता है, लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल, बाकी जो रिमेनिंग आर्टिकल्स हैं वो इनसे डील करते हैं। एंड ये हमारे आर्टिकल 36 से 51 तक कौन कौन से प्रोविजंस दिए गए हैं वो मेंशन किए हुए हैं, तो आप इनका नोट्स बना लेंगे। जैसे कि आर्टिकल 36 क्या करता है, डेफिनेशन देता है स्टेट की। आर्टिकल 37 क्या कहता है हमारा, दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स कंटेन इन दिस पार्ट, जो हमारे प्रिंसिपल्स के वो होते हैं उसमें आते हैं। एंड 38 क्या कहता है, स्टेट
to secure a social order for promotion of welfare of the people. So ये कुछ हमारे DPSP हैं, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, जो मेंशन है हमारे आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 90. विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करेक्टली मैच. तो आर्टिकल जो पार्ट 1 है वो क्या डील करता है, दैट इज स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ आवर कंट्री. सो आर्टिकल 1 से लेके 4 तक ये क्या करता है, पार्ट डील करता है. सो देखते हैं आर्टिकल 1 क्या कह रहा है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स. आर्टिकल 3 क्या कह रहा है, एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स. सो देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीदर 1 और नीदर 2, यानी दोनों स्टेटमेंट्स में से हमारा कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है. सो आर्टिकल 1 जो है वो क्या डील करता है, डिक्लेयर इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट एंड स्पेसिफाइज द टेरिटरी ऑफ इंडिया. यानी आर्टिकल 1 डील करता है यूनियन स्टेट है इंडिया और इनकी जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज है उनको स्पेसिफाई करता है. आर्टिकल 2 क्या करता है, ग्रांट पार्लियामेंट द पावर टू एडमिट न्यू स्टेट्स इनटू द यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट टर्म इट डीम्ड फिट. एंड थर्ड क्या डील करता है, एम्पावर पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट, अल्टर एग्जिस्टिंग स्टेट बाउंड्रीज, एरियाज और नेम्स. आर्टिकल 2 में क्या डील होता है, लेट्स सपोज कि इंडिया ने आज रात से ही इंडिया ने बोला कि नेपाल क्या है, हमारा 89th स्टेट है. सो हमने एक नए जो कंट्री थी उसको अगर हम अपने इंडिया में ऐड करते हैं, अपनी कंट्री में ऐड करते हैं एज अ न्यू स्टेट, सो वो किस में डील करेगा, आर्टिकल 2 में डील करेगा. लेकिन अगर हम आर्टिकल 3 की बात करते हैं तो इसमें जैसे इंडिया के ही जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स है, लाइक जैसे आपको पता होगा कि अभी हमारा आंध्र प्रदेश से तेलंगाना क्या हुआ था, अलग हुआ था. तो ये कौन से आर्टिकल में डील करेगा, आर्टिकल 3 में डील करेगा. ऐसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था, बिहार से झारखंड, उड़ीसा, ये सारे जो स्टेट्स अलग हुए थे वेस्ट बंगाल से. सो ये क्या है, आर्टिकल किस में डील करते हैं, आर्टिकल 3 में. यानी अगर इंडिया के एग्जिस्टिंग बाउंड्री में कोई अगर स्टेट्स के बीच अल्टर हो रहा है, किसी की बाउंड्री को बढ़ाया जा रहा है, कम किया जा रहा है, या फिर उसी स्टेट से एक नए स्टेट का क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है, तो वो कौन सा आर्टिकल में डील करेगा, आर्टिकल 3 में. और अगर कोई एग्जिस्टिंग बाउंड्री जो इंडिया की एग्जिस्टिंग बाउंड्री है उससे बियॉन्ड हम किसी अदर कंट्री को इंडिया में ऐड करते हैं, सो उसमें कौन सा आर्टिकल डील करता है, आर्टिकल 2 डील करता है. सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट आर्टिकल 4 किससे डील करता है कि इनकी वजह से जो भी मतलब कि लॉज बनाएंगे वो अमेंडमेंट में काउंट नहीं होंगे. ओके और जो अमेंडमेंट आता है वो आर्टिकल 368 में आता है. और ये कौन कर सकता है, राइट किसके पास है, पार्लियामेंट के पास राइट्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 91. सो क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैरेक्टराइज द नेचर ऑफ सोशल साइंस. ये हमारे क्या है, DTPLS में 90 क्वेश्चन सब्जेक्ट से रिलेटेड आते हैं एंड जो लास्ट के 10 क्वेश्चन होते हैं वो पेडागोजी रिलेटेड होते हैं. सो social science are those aspects of knowledge which have direct bearing on man's activities in different socio-culture fields. Or social science seek to find our truth about human relationship which ultimately contribute to the social utility and advancement of knowledge. सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों जो स्टेटमेंट्स हैं सोशल साइंस के रिगार्डिंग सही हैं हमारे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 92. विच आर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ एग्जाम्पल दैट इज जनरल फीचर ऑफ लर्नर सेंटर सोशल साइंस क्लास इज करेक्ट. फर्स्ट है हमारा दैट इज, मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ इसे. फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है हमारा दैट इज, when you teach on process involved in agriculture, you can ask students who have seen those processes to describe them using learners experience. Or if school want to organize a talk on health related issues, then the local health worker can be invited to address the children using community resources. So हमें क्या करना है यहाँ पर, that is निम्नलिखित उदाहरण और शिक्षक केंद्रित सामाजिक विज्ञान वर्ग की सामान्य विशेषताएं का कौन सा संयोजन सही है. तो हमें क्या कोशिश करना है, शिक्षार्थी केंद्रित यानी लर्नर सेंटर्स. जब आप कृषि में शामिल प्रक्रियाओं पर पढ़ाते हैं
तो आप उन छात्रों से पूछ सकते हैं जिन्होंने उन प्रक्रियाओं को देखा है, उनका वर्णन करने के लिए शिक्षार्थियों के अनुभव का उपयोग करके। यानी कि जब आप बच्चों को एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो आप उन बच्चों से पूछ सकते हैं कि उनके क्या विचार हैं। और यदि स्कूल स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर एक वार्ता आयोजित करना चाहता है तो स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सामुदायिक संसाधनों का उपयोग करके बच्चों को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। सो इसका राइट आंसर देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं हमारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। असेसमेंट रेफर्स टू द वैल्यू जजमेंट मेड ऑन phenomenon taking into consideration to quantitative and or qualitative information collected on it over a particular period of time। और सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, evolution is a process by which information is obtained relative to some known objective or goal। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 94, दैट इज विच लैक ऑफ सेवरल बेसिक नेसेसिटीज कैन क्रिएट डिस्ट्रप्शन इन द क्लासरूम प्रोसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर दोज बेसिक नेसेसिटीज। सो कई बुनियादी आवश्यकताओं का अभाव कक्षा प्रक्रिया में क्या कर सकता है, व्यवधान पैदा कर सकता है। तो सिक्योर, सेफ एंड कॉन्जीनियल इन्वायरमेंट, सफिशिएंट टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, गुड स्टूडेंट एंड स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। सो ये हमारे क्या है स्टेटमेंट्स हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तीनों स्टेटमेंट्स जो गिवन है हमारे सही आंसर हो जाएगा। यानी जो तीनों स्टेटमेंट्स गिवन है हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। आर्ट एजुकेशन इज दैट एरिया ऑफ लर्निंग दैट इज बेस्ड ऑन। सो आर्ट कला शिक्षा सीखने का वह क्षेत्र है जो डैश पर आधारित है, द विजुअल, टेंजिबल आर्ट्स, द परफॉर्मिंग आर्ट्स। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स, यानी जो आर्ट क्लासरूम होती है, आर्ट एजुकेशन होती है, विजुअल और टेंजिबल आर्ट्स चाहिए एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स भी चाहिए उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, पर्सनैलिटी कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी व्यक्तित्व में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। द वे यू टॉक, जिस तरीके से आप चलते हैं, सॉरी वॉक है यहाँ पर। द वे यू एक्ट, यानी आपके कार्य करने का तरीका। सो पर्सनैलिटी किस पर डिपेंड करती है, दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट इज़ द नीड फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन फ्रॉम द एंगल ऑफ एजुकेशन। आपको पता होगा इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, समावेशी शिक्षण। तो शिक्षा की दृष्टि से समावेशी शिक्षा की क्या आवश्यकताएं होती हैं। रिसर्च शोज चिल्ड्रन डू बेटर एकेडमिकली एंड सोशली इन इंक्लूसिव सेटिंग, यानी अनुसंधान से पता चलता है कि बच्चे समावेशी सिस्टम में अकादमिक और सामाजिक रूप से बेहतर कर सकते हैं। इंक्लूजन हैज़ पोटेंशियल टू रिड्यूस फियर एंड बिल्ड फ्रेंडशिप। तो समावेशन जो है वो भय को कम करने और दोस्ती को बढ़ाने की क्षमता रखता है। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो बच्चे होते हैं वो इंक्लूसिव क्लासरूम में काफ़ी अच्छे से या फिर अच्छे उनके जो रिसर्च होते हैं वो बताते हैं कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन होता है उसमें बच्चे जो एक होते हैं वो एकेडमिकली एंड सोशली अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 98, विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोज नॉन डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ सेक्स इन द मैटर ऑफ गेनिंग एसेस टू पब्लिक रिसोर्ट। यानी भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद ने सार्वजनिक रिसोर्ट पर पहुंच प्राप्त करने के मामलों में सेक्स के आधार पर गैर भेदभाव का लागू किया है। तो हमें किससे रिगार्डिंग पूछना है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन। ये हमारा क्या हो जाएगा, वन ऑफ द फंडामेंटल राइट हो जाएगा। सो देखते हैं किस में डीलिंग है ये, आर्टिकल 10, 45, 15 और आर्टिकल 20। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 15। सो
हम थोड़ा आर्टिकल्स के बारे में फिर से डिस्कस कर लेते हैं, जबकि अभी हमने जस्ट डिस्कस करा था हमारे फंडामेंटल राइट्स को। तो आर्टिकल 10 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द कॉन्टिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप राइट, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 10 नागरिकता अधिकारों पर निरंतर से संबंधित है। 45 of the Indian Constitution mandate the state to provide early childhood care and education for all children up to age of 6, यानी भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 45 है वो क्या कहता है, 6 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का आदेश देता है। और आर्टिकल 15 जो कि हमारा राइट आंसर है, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये क्या करता है, जो हमारा डिस्क्रिमिनेशन है उसको ख़त्म करता है। आर्टिकल 20 अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन और ऑफेंस, यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध से संरक्षण प्रदान करता है। सो आर्टिकल 10, 15 एंड 20 क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट्स के पार्ट्स हैं। और आर्टिकल 45 क्या है, DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है हमारा उसका पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम इसको हम इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, डेट इज़ जो हमारा ट्रिक है, एक डाउट जो हमारे राइट टू इक्वालिटी यानी जो 14 से 18 आर्टिकल्स डील करते हैं उनके बारे में हम इस निमोनिक कोड से उसे लर्न कर सकते हैं। डेट इज़ एक डाउट, एक से हम इक्वालिटी, डी से डिस्क्रिमिनेशन, ओ से अपॉर्चुनिटी, यू से अनटचेबिलिटी और टी से टाइटल, यानी आर्टिकल 14 डील करता है इक्वालिटी से, आर्टिकल 15 डील करता है डिस्क्रिमिनेशन से, आर्टिकल 16 डील करता है कि हमें हर जगह अपॉर्चुनिटी मिलेगी जॉब की या कुछ भी, एंड 17 क्या करता है, अनटचेबिलिटी से डील करता है, और 18 क्या करता है, जो टाइटल्स होते थे लाइक जैसे हमारे महात्मा गांधी जी को उपाधि मिली थी महात्मा की, और भी बहुत सारे गुरुदेव इन सबको जो मिले थे टाइटल्स मिले थे उनको क्या करता है, अबॉलिश करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 है हमारा, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन हाउ मेनी लैंग्वेजेस वर देयर इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी स्वतंत्रता के टाइम पर हमारे 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, 16, 12, 8 या फिर 14। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी जब हम आज़ाद हुए थे तो उस टाइम पे हमारे 8वीं अनुसूची में देखते हैं हम। सो हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे असमीज़, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, ये 14 लैंग्वेजेस क्या थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। लेटर सिंधी ऐड की गई थी 21st अमेंडमेंट से इन 1967 में। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली ऐड की गई थी 71st अमेंडमेंट 1992 में। बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली ऐड की गई थी 92nd अमेंडमेंट दैट इज़ 2003 में। करेंटली हमारे 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस लिस्टेड हैं, बट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस कितनी लैंग्वेजेस थी, 14 लैंग्वेजेस थी। सो इसे हम जो हमारे शेड्यूल्स हैं उन्हें हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, डेट इज़ टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, टीयर से क्या, टी से हो जाता है टेरिटरीज, ई से हो जाता है हमारा अमूवमेंट्स यानी जो सैलरीज वगैरह होती हैं, थर्ड से हमारा हो जाता है एफर्मेशन, आर से होता है राज्यसभा, एस से हमारे शेड्यूल एरियाज कुछ, और ओ से होते हैं हमारे कुछ अदर शेड्यूल्स एरिया जिनमें 4 शेड्यूल एरिया वाले जो स्टेट हैं उनके बारे में डिस्कशन बताया गया है। नेक्स्ट हमारा एफ से होता है फेडरल स्ट्रक्चर जिसमें हमारे वो तीनों लिस्ट आती हैं, आपको पता होगा, दैट इज़ स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। 8th होता है हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज से डील करता है। 9th है हमारा लैंड रिफॉर्म जो कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। एंड फिर आता है हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ, फिर आता है हमारा पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़। तो पंचायत ऐड किया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ ऐड की गई थी 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 100 जो कि क्या है आज का लास्ट क्वेश्चन है। द मेजर एबिलिटीज
दैट टीचर असेस इन लैंग्वेज असेसमेंट्स आर, यानी भाषा मूल्यांकन में शिक्षक जिन प्रमुख क्षमताओं का आकलन करता है, क्या है वो? रीडिंग विथ कॉम्प्रिहेंशन यानी समझ के साथ पढ़ना, लिसनिंग एंड स्पीकिंग यानी सुनना और बोलना। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स क्या हमारे सही हैं। सो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, आज का सेशन कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको पसंद आया होगा और आई होप एंड बेनिफिशियल भी होगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको पहले से पता होंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमें नहीं पता होते हैं। मोस्टली DT+ भी उन्हें पूछता है, तो आपके लिए PYQs इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप एज अ बिगिनर उस वीडियो को देख रहे हैं उसके लिए भी ये आपको हेल्पफुल होगी, लेकिन आपको सजेस्ट करूँगी मैं कि सबसे पहले आप जो NCERT है उसे ज़रूर एक बार पढ़ लें, ताकि जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगे इससे। नहीं तो आप इसे फर्स्ट टाइम में ही अगर देखेंगे तो आप धीरे धीरे भूलने लग जाएंगे कि ये कहाँ से लिंक है, ये किसका कहाँ से लिंक है। बट अगर आपने कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर कर रखे हैं तो इन्हें याद करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। सो मैं रिपीट कर रही हूँ कि आपका जो भी प्रैक्टिस है आप उसे कॉन्टिन्यूटी में रखें, क्योंकि विदिन 2 मंथ्स चांसेस हैं कि DT+ भी TGT के एग्ज़ाम्स ले लेगा। उसने बहुत सारे एग्ज़ाम्स ले लिए हैं और बहुत सारे एग्ज़ाम्स वो कंडक्ट कर रहा है, तो चांसेस हैं कि अक्टूबर तक ये जो TGT सोशल साइंस का है एग्ज़ाम वो कंडक्ट हो जाएगा। सो जो भी आपकी तैयारी है उससे आप रखें और PYQs को ज़रूर देखें, अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करें, उनके लिए भी वीडियो क्या होगी, हेल्पफुल होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे हमने क्वेश्चंस पेपर को इसको डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं SEFT 2 का जो पेपर है उसके 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी।